गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। हम आज कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हम आपको हर टाइप के कोर्स में हेल्प करते हैं ताकि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएं। यहाँ पे बहुत आपके लिए क्रैश कोर्सेज हैं, आपके लिए फुल कोर्सेज हैं, ऑनलाइन आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए अच्छी कोचिंग, अच्छी गाइडेंस पाने के लिए। आज हमारा जो मेन फोकस है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि आज हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, उस पे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आपके डोमेन पेपर इकोनॉमिक्स में 50 यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। आज हम करेंगे उसमें से फर्स्ट 25 क्वेश्चंस की बात। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके रीजंस कि उनका आंसर जो है वो क्यों है, हम आज उसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, which of the following central problems of an economy deal with distribution of national income? तो यानी कि ये पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की जो डील करती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट। तो हमारी इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस ये यानी कि आपकी ये वाली ऑप्शन, इसमें आता है कि हम बनाएं क्या, क्या प्रोड्यूस करना है हमें। क्या हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, क्या हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें, राइट। अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी है उसका फोकस रहेगा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि उन सपोज कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं, राइट। तो आप देखेंगे अगर हम नेशंस लाइक यूएसए की बात करते हैं, यूएसए का मेन फोकस किस में होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड कमोडिटीज को बनाने में, यानी कि कैपिटल गुड्स में जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, राइट। सो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आप बेसिकली लेते हैं ताकि आप इट इज लाइक एन एसेट फॉर यू बेसिकली, है ना। तो आपका एक एसेट होता है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी एक कैपिटल गुड, ठीक है, एक तरह से एक कैपिटल गुड है आपके लिए, एसेट वो है, राइट। अगर आप मशीन लेते हैं, ठीक है, गाड़ी एक्चुअली कैपिटल गुड कब होगा, जब आप उसको एज अ टैक्सी यूज कर रहे हैं, राइट। क्योंकि फिर क्या कर, आप उसको कमाने के लिए यूज कर रहे हैं ना, पैसे आपके पास आएंगे, राइट। लेकिन अगर वही गाड़ी आप सिर्फ अपने कन्वेंस के लिए यूज कर रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरे पे जाना है, सिर्फ उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो वही कमोडिटी जो है वो कंज्यूमर गुड बन जाएगी। तो यानी कि जो हम डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए कमोडिटीज लेते हैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जो हम कमोडिटीज लेते हैं पैसे कमाने के लिए, यानी कि एसेट जब हम किसी कोई बनाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो आपके 2 तरह की कमोडिटीज होती हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो हम सबसे पहले सोच ही रहे हैं कि हमने बनाना क्या है, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से तो रिलेटेड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस होता है कि आप मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा लेबर कम कैपिटल होगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा कैपिटल कम लेबर यूज होगी। तो जहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, जहां पे मेरा यूज ऑफ लेबर जो है वो कैपिटल से ज्यादा रहता है, राइट। इसमें हम के बाय एल रेशियोज वगैरह देखते हैं, बट आपको बस एक बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि यूज ऑफ लेबर जो है, मेरा यूज ऑफ लेबर जो है वो कैपिटल से जो है वो ज्यादा होना जिसमें होगा उसे हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल का यूज ज्यादा होगा, राइट। अगेन ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि हाउ टू प्रोड्यूस, राइट, हमारा अब हमने सोच लिया कि बनाना क्या है। मैंने सोच लिया मैं कंज्यूमर गुड बनाऊंगी, उसको बनाना कैसे है वो होता है हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए मैंने अपनी कमोडिटी बनानी है। क्या मेरा गोल है इलीट सोसाइटी, यानी कि जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं,
या मेरा गोल है प्रोड्यूस करना लो इनकम ग्रुप्स के लिए या मीडियम इनकम ग्रुप्स के लिए, तो आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, राइट? क्योंकि मेरा मेन फोकस किस पे है कि मैं किसको अपनी कमोडिटी को बेचूंगी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा। तो आपका जो आंसर है इसका सही आंसर जो है वो है सी, यानी कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ, ये आपका होगा सटाइटी, पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी जो होता है बेसिकली वो होता है आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट? आई एम सॉरी, इसे आप प्लीज याद रखिए, सेटिस्फैक्शन तो आपको हर पॉइंट पे ही मिल रही है, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो हमें पता है जब हम अपना यूटिलिटी को पढ़ते हैं, वी नो कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें उस पॉइंट पे मिलती है जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले हम अपनी ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन मुझे दी हुई है कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। अगर ये ऑप्शन नहीं दी है फिर हम मार्जिनल यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी कब, मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू क्या होती है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। तो यानी कि टोटल यूटिलिटी जो है आपकी वो मैक्सिमम होगी या मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, तो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो अब अपनी ऑप्शंस को चेक कर लें जरा। मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, तो नहीं, ये पॉइंट ऑफ सेटाइटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी फॉल करता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 दिया हुआ है, यानी कि यही आपका आंसर है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। अब इसमें भी देख लो, आपको कभी अगर आपको सपोज मार्जिनल यूटिलिटी 0 टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम दोनों दिया होता तो वो दोनों ही करेक्ट होते, आप उनमें से किसी एक को चूज कर सकते थे, राइट? बट ऐसा जनरली होता नहीं है। तो आपकी जो बाकी के ऑप्शन है वो है टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग एंड टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होती है? तो मनी सप्लाई होती है जो आपकी मनी इन सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो आपका पैसा है वो किसी भी फॉर्म में, मोस्ट लिक्विड फॉर्म में जब सर्कुलेशन में होता है उसे मनी सप्लाई हम बोल देते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, करेंसी नोट्स, तो जरूरी नहीं है हमेशा नोट्स में आपकी करेंसी हो, राइट? आपकी करेंसी जो है वो नोट्स के साथ कॉइन्स में हो सकती है, वो डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सेकंड है कैश बैलेंस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। तो जो कैश गवर्नमेंट के पास है और बैंक के पास है वो तो वैसे भी सर्कुलेशन में है ही नहीं, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं हो सकता। अगेन रॉन्ग। सेकंड सी ऑप्शन है आपकी टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट। तो ये वैसे तो ठीक था, लेकिन जब आपके एंड में एनी मोमेंट ऐड हो गया देन अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि हम इसको बोलते हैं एट अ गिवन टाइम। तो मनी इन सर्कुलेशन में हम हमेशा गिवन टाइम की बात करते हैं। तो अगेन आपका ये वाला जो ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि टोटल स्टॉक ऑफ मनी हम देखेंगे सिर्फ एट अ गिवन टाइम पीरियड में। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, यानी कि आपका आंसर है ये विच इज करेंसी मनी। तो जब मैंने मनी बोला है तो मनी में आपकी सारी टाइप की मनी आ जाती है, आपके नोट्स आ जाते हैं, आपके कॉइन्स आ जाते हैं, आपके डिमांड डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर हाईली लिक्विड, तो वो करेंसी की तरह ही माने जाते हैं, राइट? वो करेंसी होती है, उसको हम इक्विवेलेंट टू मनी जो इन फॉर्म ऑफ नोट्स होती है वो मानते हैं। तो वो आपकी इसका पार्ट होता है, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ करेंसी मनी। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी नाम से पता चल रहा है, क्लोज्ड का मतलब है नो ट्रेड, यानी आप किसी के साथ कोई ट्रेड रिलेशंस ही नहीं रख रहे हैं, ठीक है? आप एक
अपने में ही जो एक कंट्री है, सपोज इंडिया, अगर इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी होती, इसका मतलब है कि जो इंडिया है बेसिकली वो अपने में ही, अपने ही स्टेट्स में आपस में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडिया कभी नेपाल तक के साथ ट्रेड नहीं करेगा, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो क्लोज्ड का मतलब है नो ट्रेड, मतलब कोई ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो उसके केस में जो आपका एग्रीगेट डिमांड होता है उसके कंपोनेंट्स जो है वो रह जाते हैं C प्लस I प्लस G, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉर्मली आपका ये कंपोनेंट भी होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि कोई एक्सपोर्ट्स कोई इंपोर्ट्स नहीं होंगे, राइट। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स यहां पे नहीं होंगे, आपकी एग्रीगेट डिमांड है C प्लस I प्लस G। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमीज एंड इकोनॉमी इन विच डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग तो रिलेटेड ही नहीं है, राइट। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो कॉन्सेप्ट ही मनी मार्केट का आ गया, लेकिन हम क्लोज्ड इकोनॉमी तो ट्रेड में आती है, तो ये दोनों तो कॉन्सेप्ट्स ही अनरिलेटेड हो गए। सेकंड है मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड भी नहीं होगा। मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो उसको फुली कंट्रोल कर रहा है, राइट। वो भी आपकी डिफरेंट पॉलिसी आ जाती है, इट इज नॉट रिलेटेड टू क्लोज्ड इकोनॉमी। थर्ड एग्जांपल है ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस, दैट इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि एक्सपोर्ट्स अगर हो रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी क्लोज नहीं है, आप ट्रेड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो आपका जो एक्सपोर्ट्स है अगर वो हो रहे हैं यानी कि आपकी इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी, राइट। लास्ट ऑप्शन इज नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस, तो ये हमारा आंसर होगा कि नीदर एक्सपोर्ट्स, ना ही एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और ना ही इंपोर्ट्स हो रहे हैं। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। In rural India, the proportion of people still living in abject poverty, यानी कि ये आपका जो है आपका एक यू कैन से एक करंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है, राइट। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, आपको पता होना चाहिए कि रूरल इंडिया में कितने लोग हैं जो अभी भी एब्जेक्ट पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो बहुत गरीब हैं। रूरल इंडिया की बात की गई है, इसका जो आपका आंसर है वो होगा 1/3। तो आपको ये याद रखना है कि रूरल इंडिया में आज भी जो एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी बहुत जो पुअर लोग हैं वो जो है हमारे अभी भी रूरल इंडिया में, उनकी जो प्रोपोर्शन है वो है 1/3, मतलब 1 आउट ऑफ 3, एवरी 3 पर्सन जो है वो एब्जेक्ट पॉवर्टी में जी रहा है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। टाटा एंड अगेन ये आपका एक क्वेश्चन आ गया है जो कि थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड है, राइट। आपसे पूछ लिया गया है कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, आपको पता होगा कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी जो है वो टाटा इस एंटरप्राइजेस की है, यानी कि जैसे आप जानते होंगे रतन टाटा को, राइट, ही सो फेमस। उनकी ये सारी एंटरप्राइजेस हैं जो टाटा से रिलेटेड है, तो उन्होंने आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो खोली थी। अब रतन टाटा ने नहीं खोली थी, वो कंपनी जो है वो उसी टाइम, मतलब जिसने भी वो खोली थी एट दैट टाइम किसने वो इस्टेब्लिश करी थी, तो वो इस्टेब्लिश आपकी हुई थी 1907 में, ठीक है। रतन टाटा जो है ये उनका फैमिली बिजनेस है, यानी उनके फादर जो हैं उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेस्को बोलते हैं इसको। ये आपका 1907 में आई थी, राइट। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अ डिमांड कर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं हम? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपकी डिमांड कर्व है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? मेन रीजन जो इस कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का होता है वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी किसी कमोडिटी की कम होती जाती है, आप ऑब्वियसली उसकी डिमांड को भी कम करते
जाते हो। किसी भी चीज की फर्स्ट कमोडिटी को खरीदोगे तो फर्स्ट यूनिट को खरीदोगे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन धीरे धीरे उसी चीज को बार बार खरीदते रहोगे तो उसकी डिमांड ही कम करना शुरू कर दोगे, राइट। ऑब्वियसली प्राइस भी चेंज होता है तब भी आपकी डिमांड फ्लक्चुएट करती है, लेकिन अगर एक ही चीज को, अगर मैं आपको रोज एक ही चीज खाने को देती रहूंगी तो ऑब्वियसली आप उसकी डिमांड को कम कर दोगे। तो इसका जो मेन फैक्टर है, यानी कि जो उसको मेनली अफेक्ट करता है, वो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जनरली अगर आप पीजी लेवल पे जब आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपका जो प्राइस है, प्राइस जो है आपका, वो इन दोनों फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट से, राइट। तो समहाउ प्राइस जो है वो इन दोनों चीजों से भी अफेक्ट हो रहा है, तो आपके ये दो फैक्टर्स भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा गया है कि मेनली कौन करता है उसको अफेक्ट, या मुझे पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी डाउनवर्ड स्लोप है, और मुझसे वो मुझसे मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर अगर मुझे देखना है, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही आएगा, और ये है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, Which of the following equations was given by Pigou? Now Pigou जो आपके हैं वो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब उनकी जो स्टडी है बेसिकली, ये आपकी कौन सी स्टडी है, ये आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी में आती है, राइट। तो आपको मतलब ये जो पिग्यू थे बेसिकली इन्होंने एक कैम्ब्रिज अप्रोच दी थी, ठीक है। कैम्ब्रिज अप्रोच में इन्होंने डिटरमाइन किया था कि मनी सप्लाई, ठीक है, कैम्ब्रिज अप्रोच में इन्होंने प्राइस लेवल और मनी सप्लाई की रिलेशनशिप को स्टडी किया था और फैक्टर्स को इंक्लूड करके, राइट। तो अभी हम वो देखेंगे कि वो कौन से हैं। तो ये तो आपकी बेसिक इक्वेशन है, ये आपकी कैम्ब्रिज अप्रोच नहीं है, ये आपकी नॉर्मल जब हम रिलेशनशिप क्लासिकल्स का देखते हैं तो ये आपकी वो वाली इक्वेशन है, राइट। सेकंड भी आपका गलत इक्वेशन है, ये भी आपकी इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो दिस इज योर करेक्ट इक्वेशन। तो जैसे आप इसमें देखेंगे, राइट, तो इसमें आप जैसे देखिए ये आपका जो है वो करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे P जो होता है वो होता है आपका प्राइस लेवल, ठीक है, दिस इज योर प्राइस लेवल। M इज योर मनी सप्लाई, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो अगेन क्या है, इट इज इनवर्स। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राइस लेवल है और जो आपका मनी सप्लाई है उनकी रिलेशनशिप अभी भी इनवर्स है, लेकिन साथ में और वेरिएबल्स भी आ गए हैं। वो कौन कौन से आपके वेरिएबल्स हैं वो देख लेते हैं, वो है R और K, ठीक है। तो R और K अगर हम देखेंगे, आपका जो K वेरिएबल है यानी कि K इज योर टोटल नेशनल इनकम, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम है, तो K है आपका टोटल नेशनल इनकम जो आपकी है वो, ठीक है। उसके बाद आपका R आता है, सो इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम हेल्ड इन कैश, प्रोपोर्शन हेल्ड इन कैश। तो सपोज आपकी जो नेशनल इनकम है वो है 1 करोड़ रुपीस, और उसमें से जो कैश की फॉर्म में आपकी जो सप्लाई हो रही है वो वाली अगर हमें देखनी है तो वो आपकी हो जाएगी, तो वो आपका आ जाएगा इस फैक्टर में, राइट। तो ये आपकी है बेसिक जो, आई एम सॉरी ये वेरिएबल्स मैंने थोड़े मिक्स कर दिए। अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपका बेसिकली जो आपका टोटल नेशनल इनकम है, राइट, आपका जो टोटल नेशनल इनकम है वो R होगा, ठीक है, और जो आप होल्ड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कैश वो K होगा। तो आपने इसको ऐसे याद कर लेना है कि K कैश जो है वो काइंड ऑफ इट, मतलब कैश ऐसा लगता है K से ही शुरू हो रहा है, राइट। तो K जो होगा इट विल बी वो कैश के टर्म्स में जो हम होल्ड करते हैं, दैट इज दिस, ठीक है, और R होगा जो टोटल आपकी नेशनल इनकम है, ठीक है।
तो ये आपका जो फॉर्मूला है, यानी कि जो आपका एक्चुअल आंसर है वो है ये। तो आपका जो पिग्यू ने आप जो जो फॉर्मूला दिया था कैम्ब्रिज अप्रोच में, वो ये वाला फॉर्मूला होगा, यानी कि P इज इक्वल टू KR/M। एक रिलेशनशिप है जो हम कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपकी जो टोटल, आपको पता है आपकी जो इनकम है वो होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट। तो आपकी जो टोटल, आप एज एन इंडिविजुअल आपकी इनकम है, आप थोड़ा कंज्यूम कर लोगे, थोड़ा सेव कर लोगे, राइट। जो आप चेंज इन कंजम्पशन आपकी होगी, अगर सपोज मेरे को चेंज इनका पढ़ना है, राइट, तो अगर मैं देखूंगी चेंज इन कंजम्पशन, सपोज मैंने इन सबका चेंज पढ़ लिया, सो चेंज इन इनकम, चेंज, सब में कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, तो यानी कि चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इनकम, चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इनकम, चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इनकम, सब कुछ y से क्यों मैंने डिवाइड कर दिया? रीजन क्या है मेरा इसको डिवाइड करने का? रीजन है, द ओनली रीजन आई हैव इन डिवाइडिंग दिस इज कि जो मेरा चेंज इन इनकम है वो इनको इंपैक्ट करेगा, राइट। तो चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इनकम ही हो जाएगा, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन किसके कंटेक्स्ट में हो रही है? चेंज इन इनकम के कॉन्टेक्स्ट में ही हो रही है ना। सेविंग्स भी जो चेंज हो रही है वो अगर आपकी इनकम में चेंज आएगी तभी आपकी कंजम्पशन भी चेंज होएगी ना, वैसे ही अगर आपकी इनकम में चेंज आएगी तभी आपकी सेविंग भी चेंज होएगी। तो जो मेरी कंजम्पशन, अगर मेरी कंजम्पशन चेंज हो रही है, इट इज बिकॉज मेरी इनकम चेंज हो रही है, राइट। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, वैसे ही चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम होता है MPS, और ये होता है इक्वल टू 1। तो ये आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर आपको ये रिलेशनशिप पता होगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मुझे MPC दिया है इक्वल टू 0.7 और मुझे MPS निकालना है, तो मुझे पता है कि मेरा MPC प्लस MPS जो है वो इक्वल टू 1 होता है। ये 0.7 है, ये इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है इज इक्वल टू 1, तो MPS जो है वो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। तो 0.3 आपका जो है वो आंसर इसका होगा। तो 0.3 इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द पार्ट ऑफ LRR kept by the banks themselves is called, इसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। तो जो पार्ट है लीगल रिजर्व रेशो का, जो बैंक्स अपने पास रखते हैं, उसका क्या होगा बताइए? फर्स्ट है SLR, तो SLR ही इसका एक्चुअल में आंसर है, क्योंकि जो CRR होता है ये उन्हें रखना होता है सेंट्रल बैंक के साथ। जो भी आपका कैश रिजर्व रेशो होगा वो आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो वाला आपका पोर्शन है जो आप अपने पास रखते हैं टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस, क्योंकि रोज आपको ऑब्वियसली बहुत लोग होंगे जो कैश विड्रॉ करने आते हैं, राइट, उनको कैश चाहिए, तो वो कहां से मीट होता है? यहां से, ठीक है। रेपो रेट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेपो रेट होता है जिस रेट पे आपका सेंट्रल बैंक आपके कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो लोन का कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये लोन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये आपका इसमें नहीं हो सकता। एंड नन ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि SLR आपको ऑप्शन में दिया है, राइट। 11th क्वेश्चन है कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। तो देखिए जो कंज्यूमर सरप्लस है, सबसे पहले वो होता क्या है, ठीक है। अगर किसी चीज का प्राइस है 10 रुपीज और वो आपको यूटिलिटी दे रहा है 50 रुपीज की, सपोज आप एक डेजर्ट में फंस गए हैं, ठीक है, और आपको बहुत प्यास लग रही है, आपको अराउंड 5 किलोमीटर्स के बाद एक शॉप दिखी जिसमें आपको पानी की बोतल दिख गई, वो पानी की बोतल 10 रुपीज की है,
लेकिन आपने 5 किलोमीटर्स एक डेजर्ट में वॉक करके वहां तक आप पहुंचे हैं, ऑब्वियसली आपकी यूटिलिटी उसके लिए ज्यादा है, राइट? तो सपोज आपकी जो यूटिलिटी है उसके लिए वो है 10 यूटिल्स, सॉरी 50 यूटिल्स, ठीक है? तो यूटिलिटी मेरे को उससे 50 यूटिल्स की मिल रही है, लेकिन प्राइस तो सिर्फ 10 रुपीज था, तो मेरे को एक सरप्लस मिल रहा है। सरप्लस क्या मिल रहा है मुझे? जो मेरी उससे यूटिलिटी मुझे मिल रही है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे उससे मिल रही है, माइनस द प्राइस। तो जो मुझे उससे यूटिलिटी मिलेगी माइनस द प्राइस इज माय कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है? तो अगर हम नॉर्मली देखें तो आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कौन से पोर्शन में लाई करता है, ठीक है? यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो मेरा प्राइस है वो गिवन होगा। ऑब्वियसली आपका प्राइस बार बार, आप 10 रुपए का बॉटल है तो 10 रुपए का ही है, राइट? तो ये आपका प्राइस है, ये आपकी डिमांड कर्व है, ठीक है? डिमांड कर्व अगर इस पोर्शन से शुरू कर रही है, हो रही है, अगर आप ये देखोगे ना, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो इस पोर्शन में क्या है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेटर है किस चीज से? आपके प्राइस से, राइट? तो इसका देखते हैं कि आपका आंसर क्या होगा अब, राइट? तो इसका आंसर देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड का कंज्यूमर सरप्लस से कोई लेना देना उतना नहीं है, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता। इंडिफरेंस अप्रोच तो नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है? कार्डिनल एनालिसिस कर रहे हैं। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इंडिफरेंस कर्व से भी पढ़ा जाता है, लेकिन हमारा, अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू निकालना चाहती हूं तो वो कार्डिनल एनालिसिस से ही पॉसिबल होता है, राइट? और एक ऑप्शन है आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो यही आपका आंसर है। क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालोगे अगर मार्जिनल यूटिलिटी पता नहीं होगी? और पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगी क्योंकि डिमांड कर्व है नेगेटिव स्लोपिंग, है ना? नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व होती ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से है। तो ये अगर ये नहीं निकलेगी तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे पता चलेगा? तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म। तो मोनोपोली होता है, नाम से पता चल रहा है, वन, यानी कि ऐसी इक्विलिब्रियम, ऐसी एक ऐसी मार्केट जहां पे एक ही सेलर होता है। तो यानी कि आपका जो सेलर है वो एक है, लेकिन बायर्स जो है वो ज्यादा है, राइट? सो बायर्स आर लार्ज नंबर है बायर्स का, तो लेकिन सेलर सिर्फ एक है, उसे हम बोलते हैं मोनोपोली। तो एसेंशियल कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो हर मार्केट में सेम रहती है, विच इज MR इज इक्वल टू MC। ये एसेंशियल कंडीशन आपकी हर मार्केट में चलेगी। तो अगर आपने मोनोपोली नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि आपके सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है डिटेल में, और आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। आपको याद रखना है कि एसेंशियल कंडीशन जो है वो हमेशा हर मार्केट की MR इज इक्वल टू MC ही रहेगी, ठीक है? तो आपको बिना सोचे समझे इसको टिक कर देना है, यानी कि MR इज इक्वल टू MC, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो आपकी एसेंशियल कंडीशन है। अब आप बोलोगे कि मैम हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी तो हमने ये वाली कंडीशन भी वहां पे देखी थी कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो भी होता है। तो MC कट्स MR फ्रॉम बिलो जो है वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है, वो आपकी सफिशिएंट कंडीशन होती है, ठीक है? तो ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन है। एसेंशियल जो बिल्कुल पक्का पक्का चाहिए, वो आपकी जो कंडीशन है वो है MR इज इक्वल टू MC, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है? तो ये आपका बेसिक क्रक्स है। MC cuts MR from below is a sufficient condition, not the essential condition. Question number 13 देखिए, which of the following statements are not correct with regard to infrastructure? तो फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर contributes to economic development। देखिए इन्होंने बोला है नॉट ट्रू, नॉट पे फोकस किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से तो एसेट्स बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होती है, तो ये जो है ये सच है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स
सपोर्ट सर्विसेज, ये भी ट्रू है क्योंकि आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आएगा, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, सारे सेक्टर्स में आपकी डेवलपमेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको सपोर्ट सर्विसेज मिलती है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये अपने आप ही फॉल्स हो गया, ये आपके जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी नहीं है हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन के लिए ही बनाया जाए। अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया लोगों की मदद करने के लिए, हॉस्पिटल बनाया, पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उनका मेन एम प्रोडक्शन थोड़ी है, उनका ये एम थोड़ी है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, उनका एम क्या है, लोगों की मदद करना। तो सोशल सर्विसेज भी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का एम। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैव मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, दिस इज ट्रू। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हॉस्पिटल का अच्छा नहीं है तो भी आपको अनहाइजीनिक सर्कमस्टांसेस की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई और सेक्टर है, सपोज अगर आपके रोड अच्छे नहीं है, ठीक है, या आपका सपोज और भी बहुत चीजें हैं, राइट, एजुकेशन भी अच्छा नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली हेल्थ पे प्रॉब्लम्स पड़ेंगे कि नहीं। यू आर एजुकेटेड, आपको पता है हाथ धोने, आपको पता है कि बाहर से वापस आके वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स, है ना, हाथ धोएंगे तभी साफ सुथरा रहेगा, तो आपकी हेल्थ सेव हो रही है कि नहीं हो रही। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, नेक्स्ट है द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आपको इसमें देखना है तीन चीजें, स्किल, एक्सपर्टीज। स्किल और एक्सपर्टीज जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है, वो मशीन्स के पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब स्किल वर्ड आ गया मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है। दूसरी चीज बोली है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ एक टाइम पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोला है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बोला है, उससे भी आपका आंसर वेरी करेगा। ह्यूमन कैपिटल जो है उसके पास स्किल और एक्सपर्टीज है। ह्यूमन, देखो ह्यूमन 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 तीनों में ह्यूमन है, ये ठीक है। फिजिकल जहां पे आ गया वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि स्किल और एक्सपर्टीज की बात हो रही है। नेक्स्ट मुझे देखना है पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो कैपिटल फॉर्मेशन तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, ठीक है। कैपिटल आप फॉर्म कर रहे हो वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। डेवलपमेंट भी ओवर टाइम होता है, डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। डेवलपमेंट भी आप टाइम के साथ होते हो ना, आपकी डेवलपमेंट जब हो रही है, आप पढ़ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब आप एज अ ह्यूमन डेवलप कर रहे हैं, तब आपको एजुकेशन मिल रही है। अभी इसी वक्त तो आप डेवलप नहीं हो सकते ना एक मोमेंट पे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। ह्यूमन कैपिटल जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो होती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल क्या होता है? आप जब एक एसेट बन गए, आपने 12th पास कर लिया है अभी, राइट, तो आप एजुकेटेड हो, आप एक कैपिटल तो बन गए हो ना। बहुत लोग हैं जो 12th करने के बाद जॉब्स करना शुरू कर देते हैं, आप एक तरह से एक एसेट हो अभी इस मोमेंट, इस टाइम पे, क्योंकि आप मे बी आप कोई जॉब कर सकते हो, अभी 12th लेवल के बाद भी आप कुछ ढूंढ सकते हो, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो यू आर केपेबल टू डू समथिंग ना। तो ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होती है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे, अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर एंड वन सेलर, ठीक है, तो ये होगा कैरेक्टराइज्ड। A market structure that is categorized by having only one buyer and one seller. अगर one seller हो और many buyers हो तो कौन सी मार्केट होती है? मोनोपोली। तो मोनोपोली में एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स यानी many buyers होते हैं, ठीक है। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कार्स की जो मार्केट होती है ना वो होती है ओलिगोपोली, क्योंकि उसमें जो सेलर, देखो कार्स के जो आपको ब्रांड्स है गिने चुने ही पता है ना, हुंडई होता है, सुजुकी है,
आपका स्कॉडा है, पर बहुत लिमिटेड है ना सेलर्स, तो वो ओलिगोपोली होता है, यानी कि फ्यू सेलर्स हैं, और बायर्स तो ऑब्वियसली बहुत है क्योंकि गाड़ियां तो सभी ले रहे हैं ना, तो वो ओलिगोपोली होती है। ठीक है, बायलैटरल मोनोपोली, तो मोनोपोली का मतलब है वन सेलर, और जब मैंने बोल दिया कि बायलैटरल है, बायलैटरल का क्या मतलब होता है, वन ऑन वन। ठीक है, बायलैटरल का मतलब है दो लोग हैं सिर्फ, बायलैटरल, उनकी बायलैटरल कॉन्वर्सेशन हो रही है, यानी कि सिर्फ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बायलैटरल का मतलब है वन सेलर एंड वन बायर। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा बायलैटरल मोनोपोली, क्योंकि इसमें आपका वन बायर है और वन सेलर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी विल, ये आपके सीधा एक लॉ ले लिया है। ठीक है, लॉ उठाया है और उससे क्वेश्चन डाल दिया है। अगर आपने ये लॉ पढ़ा है, उसका बेसिक आपको पता है ना कि क्या है, अगर आपको लॉ पता है कि क्या है ये लॉ, तो ये क्वेश्चन आपका पक्का है, यानी +5 आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे मैं मोर एंड मोर कमोडिटीज कंज्यूम करती हूँ, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल करती है, यानी कि इट बिगेन्स टू डिक्रीज। तो मेरा आंसर जो है वो होगा ये। बाकी के ऑप्शन देख लो, रिमेन कांस्टेंट तो नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होती, बिकम जीरो भी नहीं होती। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कमोडिटी को कंज्यूम करूंगी वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए फॉल करती जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो अगेन आपको एक बेसिक क्वेश्चन आ गया है जो आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए है। लोन्स फ्रॉम IMF इज अ रेवेन्यू रिसीट, तो क्या ये ठीक है? नो, क्योंकि जब मैं लोन्स की बात करती हूं, लोन्स मेरा कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, लोन जो है क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, सारे लायबिलिटीज और एसेट्स जो मेरे होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, तो लोन एक लायबिलिटी है तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, तो ये आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट, ये भी गलत है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में आपका कैपिटल डेफिसिट और आपका रेवेन्यू डेफिसिट दोनों आता है। अगर मैं बोलूं कैपिटल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो आपके दोनों आएंगे। तो अगर फिस्कल में वो दोनों है तो सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट होने से आपका आपका फिस्कल डेफिसिट इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपके फिस्कल डेफिसिट को वो कैपिटल पे भी डिपेंड करता है, कैपिटल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बोरोइंग बाय अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो जब भी हम बोरोइंग करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रही है, तो जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है तो क्या होता है बेसिकली, जब भी गवर्नमेंट कोई किसी भी तरह की बोरोइंग करेगी तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल डेफिसिट, है ना, क्योंकि उससे आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो कैपिटल डेफिसिट अगर मेरा होगा तो मेरा फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। एक चीज प्लीज याद रखिए, आपकी ऑप्शन बी भी ट्रू हो जाती अगर यहां पे नेसेसरीली वर्ड नहीं होता। अगर वो लिखता हायर रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट कैन लीड टू, अगर नेसेसरीली की जगह कैन लिखा होता ना तो आपकी ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती। लेकिन नेसेसरीली का मतलब है हायर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो पक्का ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, वो गलत है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू डेफिसिट है पर कैपिटल डेफिसिट बहुत कम है तो फिस्कल डेफिसिट उतना ज्यादा नहीं होगा। दो कंपोनेंट्स हैं क्योंकि उसके, राइट, तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट वाला रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट ओवर रेवेन्यू रिसीट, ये तो वैसे ही बिल्कुल ही गलत है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही इन्होंने गलत दे दिया, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट तो सिर्फ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हुज एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम वाज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ये क्वेश्चन आपको तभी आ सकता है अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है। ठीक है, तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी।
तो VKRV राव जो थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले थे जिन्होंने एक साइंटिफिक मेजरमेंट करी थी नेशनल इनकम की। साइंटिफिक का मतलब है प्रॉपर जो उन्होंने टूल्स लगा के, ठीक है, टू मेजर नेशनल इनकम, उन्होंने प्रॉपर टूल्स लगाए थे जो लेजिट टूल्स थे, यानी कि जो प्रॉपर प्रूवन टेक्निक्स थी उन्होंने उनका यूज किया था नेशनल इनकम इंडिया की कैलकुलेट करने को, ठीक है। इसीलिए उनके एस्टिमेट्स को हम बोलते हैं कि वो सिग्निफिकेंट थे। उससे पहले भी नेशनल इनकम मेजर होती थी, मतलब लोग अपने अपने तरीकों से करते थे, कोई लेजिट मेथड नहीं था बेसिकली, राइट। इन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके पहली बार किया था, इसीलिए इनका नाम उसमें आता है। तो इट इज कॉल्ड VK, इनको हम बोलते हैं, ये कौन थे ये VKRV राव। नेक्स्ट आ जाएंगे कार्डिनल, क्वेश्चन नंबर 19, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी वाज गिवन बाय, अगर आपने ये बिल्कुल फर्स्ट लाइन कार्डिनल अप्रोच की पढ़ी है तो आपको आ जाएगा। कार्डिनल अप्रोच जो है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। तो एल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड भी दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी भी दी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मार्शल ने दिए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है एल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट हम आएंगे 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो जब हम अपने जीडीपी को यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस का मतलब है एक बेस ईयर हम ले लेते हैं, उसका जो उस बेस ईयर में जो प्राइस था सपोज उस कमोडिटी का या किसी भी चीज का, उसको जब हम हर बारी हर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो होता है आपका, बेसिकली रियल जीडीपी बेस्ड होता है कांस्टेंट प्राइसेस पे, जबकि आपका और एक चीज और याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रियल जीडीपी जो आपका है वो करेक्टेड होता है इन्फ्लेशन के लिए, यानी कि आप इसमें कांस्टेंट प्राइसेस लेंगे और आप इसमें क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को रिमूव कर देंगे, राइट। आप अपनी वैल्यू से इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन की वैल्यू होगी उसको हटा देंगे। तो रियल जीडीपी जो होती है उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होती, राइट। तो रियल जीडीपी जो है वो है आपकी कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे होती है आपकी रियल जीडीपी। और आपकी जो नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी आपका होता है करंट प्राइस पे। तो करंट प्राइस का क्या मतलब है, सपोज अभी हम 2023 में है, राइट। तो करंट प्राइस होगा आपका जो 2023 के प्राइसेस हैं, बेस प्राइस होगा जो गवर्नमेंट ने एक बेस ईयर सिलेक्ट किया है, उस बेस ईयर से जब हम कंपेयर करते हैं वो होता है आपका रियल जीडीपी। एक रिलेशनशिप में आपको इसकी बता देती हूं कि आपका जो रियल जीडीपी होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी, जो आपकी नॉमिनल वैल्यू निकली है माइनस इन्फ्लेशन। तो जब हम इन्फ्लेशन को, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली जस्ट राइज इन प्राइस है, तो उससे मैं जीडीपी, अगर मुझे रियल वैल्यू जीडीपी की निकालनी है तो उसको जब मैं एलिमिनेट करूंगी तभी मेरे पास रियल वैल्यू आएगी। तो रियल हमेशा नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन होता है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मुझे देखना है कि कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरी एम्प्लॉयमेंट में, यानी एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों की हो रही है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्कफोर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग प्लस द नंबर ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी कि जो काम करना चाहते हैं पर काम उनको मिल नहीं रहा है, यानी कि जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, राइट। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग प्लस जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग, वो होता है आपका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाहते हैं, राइट। तो ये है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग।
टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, तो जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट, जिनको पता है माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है, उन्हें पता है कि टोटल आउटपुट तो मैक्रो में पढ़ा जाता है, क्योंकि मैं टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी की बात करूं तो पूरी इकोनॉमी को जब मैं पढ़ूंगी तो वो मैक्रो कॉन्सेप्ट है। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ नेशंस इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन भी पूरे नेशन की है, नेशन वर्ड का मतलब है मैक्रो। नेक्स्ट है हाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंटरैक्ट इन इंडिविजुअल मार्केट, आ गया मतलब माइक्रो। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, हाउ टैक्स पॉलिसीज इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पूरे नेशन की बात हो रही है, अगेन मैक्रो। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके सीधा सिलेबस से उठा दिया है कि कौन सा है जो मेथड नहीं है। आपको पता है नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके रहते हैं, राइट? कौन कौन से तरीके हैं मुझे बताइए। एक है आपका इनकम मेथड, एक है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और लास्ट है आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो ये आपके 3 मेथड्स हैं जो रहते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड, तो ठीक है, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड तो होता है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो मुझसे नॉट पूछा गया है, तो ये तो ठीक है, इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर भी है, ये आपका नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टमेंट। 25th क्वेश्चन, 24th देखिए, आई एम रियली सॉरी, 24th क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स अ फर्म्स इज अ प्राइस टेकर। प्राइस लेने वाला, यानी कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें सेलर जो है वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता अपने आप। मैं एक सिंगल सेलर हूं, मैं प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। आई एम अ प्राइस टेकर परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहां पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि होमोजीनियस गुड्स बेचते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास सपोज एक पेन है और वही पेन बिक रहा है पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल सेम उसका पेन, उस पेन का डिजाइन, उसकी इंक, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, शेप साइज सब कुछ सेम है। इस दुनिया में अगर 10 लाख सेलर्स हैं, वो सब उसी को बेच रहे हैं, तो क्या एक सिंगल सेलर उसका प्राइस डिसाइड कर सकता है? नहीं, उसका प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करेगा? सिंगल फर्म नहीं कर पाएगी, पूरी इंडस्ट्री साथ में करेगी, ठीक है। तो वो एक प्राइस टेकर, एक सेलर जो है वो प्राइस टेकर बन जाता है। तो इसका आंसर होगा परफेक्ट कंपटीशन। और लास्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है 25th, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड व्हेन इन अकाउंटिंग द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। अगर आपका प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ता है, आपकी फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जो नेशनल इनकम है उस पे क्या होगा? विल इट राइज, विल इट फॉल, या अफेक्ट ही नहीं होगी, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी फॉरेन करेंसी बढ़ती है यानी उसका प्राइस बढ़ता है, अगर किसी भी फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ेगा, आपका जो नेशन है उसके रिजर्व्स, एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे उनके पास, राइट। पहले उनको कम फॉरेन एक्सचेंज मिल रही थी, अब उनको ज्यादा मिल रही है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। तो फॉरेन एक्सचेंज, जो नेशन का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ गया, उनके पास जो उसका रिजर्व है वो बढ़ गया फॉरेन एक्सचेंज का। उसकी वजह से जो आपकी नेशनल इनकम है वो लाइकली टू राइज होगी, क्योंकि नेशनल इनकम ऑब्वियसली, अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे तो आपकी जो नेशनल इनकम है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो जब भी आपका प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ता है, आपका जो नेशनल इनकम है दैट इज लाइकली टू राइज, वो भी बढ़ जाएगा, राइट। तो आज हम यहीं पे अब स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। आपके 25 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए जो लास्ट ईयर आए थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट बिफोर यू गो, मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ बताना चाहूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं कंपटीशन गुरु में, तो आपको बेसिकली
प्रोवाइड होंगे स्टडी मटेरियल, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जो आपको हेल्प करेगी जानने में कि आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक है, आपको थोड़ा अपग्रेड करना है अपनी पढ़ाई को, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो हमें ज्वाइन करते हैं आपको क्लासरूम कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप नियर बाय हैं तो आप क्लासरूम में आइए, नियर बाय नहीं है तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, राइट। फिर आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप अभी क्लास हो रही है ऑनलाइन आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप घर जाके अपने फोन में रिकॉर्डेड वाली क्लास भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं और आपके लिए एक क्रैश कोर्स भी आता है। जैसे आपका एग्जाम अब आने वाला है, राइट, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपको जरूरी नहीं आप पूरा साल पढ़ें, आप एक क्रैश कोर्स लगा लीजिए और उसमें भी आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा ताकि आपका ये एग्जाम इजीली निकल जाए, ठीक है। तो हमारा जो गोल है वो ये है कि आपका ये एग्जाम निकले। हमारे पास इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आपका इस साल होगा उसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, आप देख लीजिए। इंग्लिश है, जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, ह्यूमैनिटीज की बुक्स अलग से है, साइंस कॉमर्स के अलग से है, मैथ्स के अलग से है, यानी कि आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं उन सब की हमारे पास बुक्स आपको मिल जाएगी। आपकी प्रेपरेशन जो है वो फर्स्ट क्लास हो जाएगी, आप इजीली अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो आप प्लीज हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे प्लीज रीच आउट, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें अप्रोच करिए और इस कॉन्टैक्ट अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपको हमने दिया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, कल हम करेंगे बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चंस। काफी इंटरेस्टिंग है, राइट, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। सो लेट्स सी कल क्या होता है बाकी के 25 क्वेश्चंस में। थैंक यू वेरी मच।